वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कॉमर्स सेंटर। जय सिया राम जी का नाम लेके शुरू करते हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड होती है टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर जो टोटल डिमांड है गुड्स की और सर्विसेज की, उसको कहते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। अब 1 ईयर मतलब यहां पर अकाउंटिंग ईयर है। अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एग्रीगेट डिमांड में हम टोटल डिमांड पढ़ते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री में हो रही है, जो हम मांग कर रहे हैं गुड्स की और सर्विसेज की एक पूरी कंट्री में, एक इकोनॉमी में, तो वहां पर हम उसे कहेंगे एग्रीगेट डिमांड एक साल के अंदर। ओके, इसको आप नॉर्मल जो डिमांड माइक्रो में पढ़ी थी उससे ये डिफरेंट है। जो माइक्रो में हमने डिमांड पढ़ा था वो हम इंडिविजुअल लेवल पर एक डिमांड की बात करते थे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी में ओवरऑल जो डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की उनकी बात करते हैं। नाउ इसका अब हम शेड्यूल और ग्राफ पढ़ेंगे। शेड्यूल में मैक्रो में इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को मैंने डिनोट किया है YO और E से, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, एंड AD इज एग्रीगेट डिमांड। इट इज इक्वल टू C प्लस I। C का मतलब कंजम्पशन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट, सो AD इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब ये कैसे है, अभी हम इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक क्लियर करूंगी। फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ इसका शेड्यूल और ग्राफ पढ़ेंगे। तो जब हमारी इनकम 0 है, इवन इफ इनकम इज 0, देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम डिमांड। जब इनकम 0 है, डिमांड कुछ ना कुछ मिनिमम रहती ही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी डिमांड भी हमारी बढ़ती जाएगी। नॉर्मली ऐसा ही होता है। जिस इकोनॉमी में इनकम ज्यादा होती है, आउटपुट ज्यादा होता है, जीडीपी ज्यादा होती है, उस कंट्री में जो लोगों की डिमांड्स होती है वो भी ज्यादा होती है, क्योंकि डिमांड पैसे से आती है, उनके पास पैसा होगा तो डिमांड होगी। तो एज इनकम विल इंक्रीज, डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज, but demand will never be zero. Aggregate demand will never be zero. When I'm saying demand, I mean aggregate demand. So when income is zero, aggregate demand will not be zero, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिनिमम डिमांड रहती ही है। खाने के लिए कुछ तो चाहिए ही, मिनिमम कंजम्पशन तो होगा ही, चाहे इनकम 0 ही क्यों ना हो। अब हम इसको जब प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यूज को हमने एक्स एक्सिस पर दिखाया है, इन वैल्यूज को वाई एक्सिस पर दिखाया है। 0 पर 100, then we have 200 per 200, then we have 300 per 400, then we have 600 per 400. Now join these line, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड बन गया। हम देख सकते हैं डिमांड कर्व, जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो कहां से स्टार्ट होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस पर एक पॉइंट है, वहां से ये स्टार्ट होता है। ओके, ये कभी भी 0 से यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कभी भी 0 नहीं होती है। ओके, इज इट क्लियर? ये 12 मार्क्स का राउंड चैप्टर आता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस चैप्टर, दिस होल यूनिट 12 मार्क्स के बोर्ड्स में आती है। और अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो ये 4 मार्क का सेपरेटली क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? तो एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या कंपोनेंट है या क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है? तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स: प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। मतलब 4 कंपोनेंट को मिलाकर बनती है हमारे देश की टोटल डिमांड, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो सबसे पहले जो हमारे जैसे हाउस होल्ड है उनके लिए आता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम लोग काफी खर्चे करते हैं, एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथिंग, ये सब हमारे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। मेनली ये मेजर किए जाते हैं डिस्पोजेबल इनकम के थ्रू, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना ही ज्यादा हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो सारा हमारे टैक्स वगैरह हटा के जो बच जाती है हमारे पास, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया हमारा कि जो हमारे एक जनरल पब्लिक के खर्चे होते हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये करते हैं प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर क्या खर्चे करेंगे? उनको इन्वेंट्री लानी है, उनको बिल्डिंग खरीदनी है, उनको रॉ मटेरियल, लेबर, तो ये सब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें आएंगे गवर्नमेंट जो खर्चा करती है पब्लिक पर, जैसे कि गवर्नमेंट ने हाईवे कंस्ट्रक्ट करा, पब्लिक गुड्स बनाए या कोई भी पब्लिक सर्विसेज दी, वो सब किसमें आएगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। नेट एक्सपोर्ट, हमें बाहर जो सामान भेजना होता है उसमें भी हमारी स्पेंडिंग होती है, सो देयरफॉर नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो वाला सामान, उसमें से जो हमने बाहर से मंगाया उसको माइनस कर देंगे तो आएगा नेट एक्सपोर्ट, मतलब जो हम एक्सटर्नल सेक्टर में स्पेंडिंग कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है एडी के, तो जो ये 4 कंपोनेंट है मैं उनको एक साथ लिख देती हूँ, तो ये एडी का फॉर्मूला बेसिकली बन जाता है, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ई मतलब नेट एक्सपोर्ट। तो हमने क्या लिया? हम जैसे हाउस होल्ड का खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर का खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जो फॉरेन कंट्री में हम सामान भेज रहे हैं उसमें स्पेंडिंग कर रहे हैं तो वो आपका नेट एक्सपोर्ट हो गया। इन चारों को ऐड करते आता है एग्रीगेट डिमांड। नाउ एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर मॉडल, व्हेन आई से 2 सेक्टर तो मैं 2 ही इसमें लूंगी कंपोनेंट्स, दैट इज सी प्लस आई। वाई ओनली सी प्लस आई? ये जो है ना 2 कंपोनेंट, ये क्लोज्ड इकोनॉमी में हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम क्लोज्ड इकोनॉमी में कंसिडर कर रहे हैं तो एक्सटर्नल वाला तो आएगा ही नहीं, ये तो आउट, क्योंकि ये तो क्लोज में कैसे आ जाएगा, तो ओपन में आएगा ना। और गवर्नमेंट को भी हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ओनली 2 सेक्टर्स, दैट इज 2 मेन सेक्टर्स जो मेनली डिमांड जिनका रहता है, हम जैसे हाउस होल्ड और जो प्रोड्यूसर्स है उनके लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये फॉर द सेक ऑफ न्यूमेरिकल्स हम यूज करेंगे फॉर्मूला सी प्लस आई, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था सी प्लस आई, तो वो इसीलिए लिखा था क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए, फॉर्मूलेस के लिए वी ओनली राइट सी प्लस आई, बट वैसे कंपोनेंट 4 होते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड देन नेट एक्सपोर्ट। मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें कि मैंने एडी, देन कंजम्पशन, देन इन्वेस्टमेंट, इनको एक साथ शो किया है। बेसिकली क्या होता है कि जो ये आई है दैट इज इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि कांस्टेंट रहती है, मोस्टली ये गवर्नमेंट करती है और ये पहले ही फिक्स कर दी जाती है कि ये कितनी रहेगी और ये कांस्टेंट रहती है। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी आर कंसिडरिंग ओनली द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वी हैव कंजम्पशन। कंजम्पशन होता है कि जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट जो हो गया हाउस होल्ड जो खर्चा कर रहे हैं, तो वो कंजम्पशन हो गया। तो फॉर द सेक ऑफ न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलेस के लिए हम 2 सेक्टर इकोनॉमी लेते हैं, तो सी प्लस आई इज इक्वल टू एडी हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने सी यानी कि कंजम्पशन बनाया और उसके जस्ट पैरेलल एडी बनाया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसमें आई ऐड कर दूंगी तो ये ऑटोमेटिकली एडी बन जाएगा और ये थोड़ा सा अपलिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा। ओके, तो एडी इज बेसिकली अ कंपोनेंट, एडी इज बेसिकली अ समेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एंड व्हेन आई से कंपोनेंट, तो आपको ये चारों बताने हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए वी विल राइट सी प्लस आई। Concept is aggregate supply. Aggregate supply refers to the total money value of all the goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given time period. Aggregate supply पूरे देश की टोटल सप्लाई है, जैसे एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई। तो ये है पूरे देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी जो भी वैल्यू है उसका टोटल कर लिया जाए, और ये वो सप्लाई है जो प्रोड्यूसर मार्केट में बेचना चाह रहे हैं एक गिवन टाइम पीरियड में, मोस्टली 1 ईयर का होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई पूरे देश की टोटल सप्लाई है। आप चाहे तो लेमन्स लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर लैंग्वेज में अगर लिखना है तो लिखेंगे कि ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू है जो प्रोड्यूसर मार्केट में बेचना चाहते हैं 1 साल के अंदर। नाउ अब इसका शेड्यूल और ग्राफ करेंगे। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट मैक्रो में ना इक्वलेंट ही माने जाते हैं, बिकॉज इनकम विल बी इक्वलेंट टू द आउटपुट, उसी से आउटपुट प्रोड्यूस होगा, उसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो इनकम इज इक्वलेंट टू आउटपुट इज इक्वलेंट टू एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें मैंने ये लिया है 0, 200, 400, 600, इनकम इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी सेम रेट से, बिकॉज एएस इज इक्वल टू वाई। जितनी हमारी इनकम होगी उतना प्रोड्यूसर देश की इनकम होगी, उतना ही प्रोड्यूसर्स जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। सो वी कैन से कि आउटपुट इज इक्वल टू इनकम, एंड
देन इट इज इक्वलेंट टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कि उतना ही हम मार्केट में बेच पाएंगे जितना हमारे पास आउटपुट होगा। तो इनकम और आउटपुट और एएस सब इक्वल ही है। नाउ इनकम इज 0, एएस इज 0, इनकम इंक्रीज हो रही है 200 से, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है 200 से, फिर ये 400 हुआ, ये भी 400 हुआ, ये 600 हुआ, 600 हुआ। बेसिकली ये दोनों सेम है। आप जो भी वैल्यू यहाँ लिखेंगे सेम वही वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। अब इसको प्लॉट करेंगे। सो आई हैव मेंशन्ड इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पर, एग्रीगेट सप्लाई वाई एक्सिस पर, और मैंने ये ऐसे करके प्लॉट किया है। एग्रीगेट सप्लाई इफ यू कैन सी ये बिल्कुल ओरिजिन से शुरू हो रहा है और ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके अपवर्ड की तरफ जा रहा है और ये बनाएगा एक एंगल विच इज ऑफ 45 डिग्री। वाई सो? बिकॉज एएस किसके इक्वल हो गया? इनकम के। एएस किसके इक्वल हो गया? इनकम के। अब ये पूरा अगर एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है और ये मिलके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, आपको पता है ये पूरा जो होता है ना ऐसे ये 90 होता है, ठीक है। तो ये जस्ट बीच में से जाएगा उनके, क्योंकि ये और ये एक्सिस इक्वल है, तो ये कितने का एंगल बनाएगा? 45 डिग्री का, ठीक है। सो इट विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ऑल्सो इनकम किसके इक्वल होता है? सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। सोचो आपके पास 1000 रुपीज की इनकम है, आप उसमें से 600 कंज्यूम कर लेते हो, तो कितने बचाए? 400। कैसे पता? माइनस करो, यानी कि इन कंजम्पशन प्लस सेविंग को ऐड करो, इनकम के इक्वल होता है, राइट। अब इनकम किसके इक्वल हो गई? एएस के इक्वल हो गई। तो इस फॉर्मूले से ये प्रूव होता है कि एएस किसके इक्वल है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के। तो अब ये दो कंपोनेंट हो गए, मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई विल बी सी, दैट इज कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, एंड देन एस मींस सेविंग। इन दोनों को ऐड करके हमारा इनकम आएगा और इनकम इक्वल टू एएस होता है। तो एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो ये दो कंपोनेंट हो गए एग्रीगेट सप्लाई के, दैट इज कंजम्पशन एंड सेविंग।